एक्चुअली में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। 1993 से लेके 2003 तक काफ़ी नाम हो गया था। हम हर शुगर फैक्ट्री में पहुंच गए थे और जो भी हम काम कर रहे थे उसका बड़ा अप्रिसिएशन हो रहा था। सिंबॉली शुगर में डॉक्टर राव और अनिल श्रीवास्तव जी एक बार हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप शुगर फैक्ट्री का एक सेक्शन बनाते हो, आप पूरी फैक्ट्री क्यों नहीं बनाते। तो मैंने उनसे कहा कि साहब हम में तो काबिलियत नहीं है, पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है, थियोरेटिकल नॉलेज है हमारे को, हम कैसे पूरी फैक्ट्री बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप बनाना शुरू करो। और उसी टाइम पे GMR ग्रुप की एक शुगर फैक्ट्री होती थी, वहाँ पे भी जो है मिस्टर रेड्डी ने हमें बहुत इनकरेज किया। वहाँ की टीम हमारे पास आई, मिस्टर दीक्षित, लू एंड अदर्स। तो ये लोगों ने, ये 4-5 लोग ऐसे हुए कि उन्होंने शुगर में हमको बाकी के सेक्शंस में खींचना शुरू किया। और फिर हमने बेसिक से डिज़ाइन किए इक्विपमेंट्स के, और वो डिज़ाइन किए। उनके फर्स्ट प्रोटोटाइप जब प्लांट्स में लगे तो आफ्टर सम हिकअप्स उन्होंने बड़ा चेंज लेके आए। स्टीम कंजम्पशन बहुत कम हो गया। पहला सिंबॉली शुगर ने एक रॉ शुगर प्लांट बनाया जिसमें बहुत कम एनर्जी के ऊपर जो है रॉ शुगर बनने लगी। तो हमारा जो डायरेक्शन था वो केवल कूलिंग एंड कंडेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ के शुगर फैक्ट्री की इक्विपमेंट में हम घुसना शुरू हो गए। प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, आप जो है हमको इक्विटी दो। और 2006 में हमारी कंपनी में फर्स्ट टाइम, शायद उस टाइम प्राइवेट इक्विटी की पहला दौर था, 2006 में हमारी कंपनी को 240 करोड़ रुपए का आंका गया और हमारी कंपनी में पहली बार 60 करोड़ का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारी स्टोरी एकदम से बहुत बड़ी स्टोरी बन गई। हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डिज़ाइन की। महाराष्ट्र में जय महेश शुगर हमने जो है ना एक छोटी सी 800 टन की फैक्ट्री खरीदी और उसको एक्सपेंड करके 5000 टन का बना दिया। लेकिन हमें 2010 तक ये समझ में आया कि शायद शुगर फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री चलाना हमारा मेन इथोस नहीं है। मेन हमारा फोकस है सारी दुनिया की शुगर फैक्ट्रीज को हेल्प करना कि वो अपनी एनर्जी को बचाएं, नए नए इक्विपमेंट बनाना, डिज़ाइन करना। फैक्ट्री चलाना एक किस्म का एक मोनोटोनस जॉब हो जाता है। तो हम लोगों ने वापस अपने आप को इंजीनियरिंग में खींच लिया और हमने अपनी कंपनी को 2011-12 के आगे हमारी जर्नी वापस केवल इंजीनियरिंग कंपनी में ही चली। और उसमें हमें जो है ना टाइम टू टाइम नए हमने काम करते रहे और हम पीछे भी हटते रहे, आगे भी बढ़ते रहे। लेकिन ओवरऑल जो है, जो हमारा गोल था कि हमने गन्ना से चीनी के अलावा बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फ्यूल्स भी बनाने हैं ताकि चीनी 1/3 हिस्सा रह जाए और 2/3 अदर प्रोडक्ट बन जाए। हम उस जर्नी पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए और आज हमें ऐसा लगता है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि एग्रीकल्चर में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बिल्कुल ना हो और एग्रीकल्चर जो है सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ना बनाए, साथ में फ्यूल्स और केमिकल्स भी बनाए, जिससे कि हमारी सोसाइटी में एग्रीकल्चर से जो है इनकम बहुत बढ़ जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट है कम्प्लीटली ग्रीन हो जाए। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो है जो ज़िंदगी है वो अच्छी रही। अब तक मैंने जितनी फील्ड में काम किया वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि मैंने बर्निंग पे कभी काम नहीं किया। मैंने काम किया बर्निंग को रोकने के और कन्वर्जन पे, कि हम चीनी बनाने में कम से कम एनर्जी, थर्मल एनर्जी खर्च करके हम चीनी बनाएं। आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि बिना थर्मल एनर्जी के हम चीनी बना लेते हैं, जो कि आज से पहले वो एनर्जी का जो कंजम्पशन है, अगर मैं नंबर्स के टर्म्स में कहूँ तो जो 750 किलोवाट पर टन ऑफ केन हम एनर्जी खर्च करते थे, आज हम 50 किलोवाट पे आ गए। तो कहाँ 750 है और कहाँ 50 है, कितना बड़ा फ़र्क है। तो दुनिया में नॉलेज तो थी लेकिन लोगों ने उसको इंडियन सोसाइटी में लगाया ना। तो एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर जो है साइंस टेक्नोलॉजी में, लैब्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम हो जाते हैं,
लेकिन उनको लाने के लिए जो है ना किसी एंटरप्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि SCDL और मेरी टीम और मैं खुद हमेशा वो एंटरप्रेनर बनने को तैयार हैं। नॉलेज जो कि लैब में रखी हुई है उसको हम रियल लाइफ में एज ए बिज़नेस मॉडल अपने कस्टमर के सामने पेश कर देते हैं।